तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका माय स्टडी चैनल पर। पिछली इस वीडियो में हमने 9th क्लास का पार्ट 7 मैं और मेरा देश पार्ट के क्वेश्चन आंसर करे थे, जो कि था आपका पार्ट फर्स्ट। एंड अब आपका है ये पार्ट सेकंड, जिसमें आपके उस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, यानी नी और बंद, अर्थात भली भांति बंधा या गटा हुआ। यह गद्य की वह विद्या है जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं को तार्किक, भावनात्मक, क्रमबद्ध और साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। एक विद्या के रूप में निबंध की कुछ विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। अब आप देखिए, आपको ये निबंध को अन्य बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। फिगर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहला क्या है? निबंध। अब इसके कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे कि व्यक्तिकता, विचार प्रधानता एवं भावनात्मकता, सजीवता एवं चित्रात्मकता, तार्किकता, प्रेरणात्मकता, संक्षिप्तता और स्पष्टता, साहित्यिक सौंदर्य और विषय विकेंद्रीयता। अब उपयुक्त बिंदुओं से संबंधित संदर्भ में मैं और मेरा देश निबंध से खोजकर लिखिए। अब इसमें क्या है कि जो उपयुक्त बिंदु आपको दिए गए हैं, इससे संबंधित जो संदर्भ है मैं और मेरा देश निबंध से हमें खोजकर लिखना है। तो अब आंसर है इसका, यानी सॉल्यूशन है, आपकी छवि के अनुसार निबंध की विशेषताओं को मैं और मेरा देश के संदर्भ में नीचे स्पष्ट किया गया है। मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर विशेषताएं। फर्स्ट है आपका विषय विकेंद्रीयता। पूरा निबंध व्यक्ति और राष्ट्र के बीच के अटूट संबंध पर केंद्रित है। लेखक ने शुरू से अंत तक इसी बात को पुष्ट किया है कि नागरिक का हर कार्य देश की प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ होता है। अब अगला क्या है इसका पॉइंट निबंध का? व्यक्तिकता। लेखक ने अपने निजी अनुभवों जैसे लाला लाजपत राय के साथ हुई बातचीत और भावनाओं को साझा किया है, जिससे निबंध में किसी निजी स्पर्श आता है। उसी तरह अगला पॉइंट है विचार प्रधानता एवं भावनात्मकता। अब इसमें जहां एक और यह विचार है कि देश का गौरव नागरिक के हाथ में है, वही दूसरी और देश के प्रति गहरा प्रेम और संवेदनशीलता यानी भावनात्मकता भी झलकती है। अब अगला पॉइंट क्या है निबंध का? सजीवता या चित्रात्मकता। अब स्वामी राम तीरथ और जापानी युवक के प्रसंग को लेखक ने इतनी जीवंतता से प्रस्तुत किया है कि पाठक के सामने उस दृश्य का चित्र खींच जाता है। अब अगला है तार्किकता। अब लेखक ने तर्क दिया है कि यदि हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं या शिष्टाचार का पालन नहीं करते, तो हम अपने देश की प्रतिष्ठा को क्या करेंगे? चोट पहुंचाते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट है प्रेरणात्मकता। अब यह निबंध पाठकों को एक आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, ताकि वह अपने देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को बढ़ा सकें। अगला है आपका संक्षिप्तता और स्पष्टता। लेखक ने बहुत सी सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात कही है, जिससे गंभीर विषय भी आसानी से समझ आ जाता है। अगला है साहित्यिक सौंदर्य। अब निबंध की भाषा प्रभावपूर्ण है और इसमें गंभीर दार्शनिक बातों को भी साहित्यिक सरलता के साथ पिरोया गया है। ये आपके क्या थे इस प्रश्न में जो उत्तर थे? आपको ये जो निबंध के कुछ बिंदु दिए गए थे, इसमें क्या है मैं और मेरा देश पाठ के आधार पर इनको लिखना था। तो ये आंसर मैंने आपको समझाया। अब अगला है प्रश्न आपका 18। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का।
अब निबंध के उपयुक्त अंश को ध्यान में देखिए। इसकी पहली पंक्ति में एक प्रश्न है और बाद के अंश में उसका उत्तर दिया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह पूरा निबंध इसी तरह की प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। यह प्रश्नोत्तर या संवादनात्मक शैली इस निबंध की संरचना को विशेष बनाती है। इसी तरह की और भी अन्य विशेषता इस निबंध में इसे छाट कर लिखिए। अब क्या है ये कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित निबंध में मैं और मेरा देश अपनी विशिष्ट संवेदनात्मक यानी कि संवादात्मक शैली के कारण अत्यंत प्रभावशाली हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ये आपके उत्तर हैं। पॉइंट है संवेदनात्मक एवं प्रश्नोत्तरी शैली। अब लेखक स्वयं से या पाठक से प्रश्न पूछकर विषय की गहराई में उतरता है, जिससे पाठक निबंध से जुड़ाव महसूस करता है। तो ये क्या है, संवादनात्मक एवं प्रश्नोत्तर शैली है ना, कि लेखक स्वयं से या पाठक से प्रश्न पूछकर विषय की गहराई में उतर रहा है, जिससे क्या है, पाठक निबंध से जुड़ाव महसूस कर रहा है। यानी कि जो पढ़ने वाला पाठक है वो निबंध से जुड़ाव महसूस कर रहा है, अटैच हो रहा है। अगला क्या है, उदाहरणों एवं संस्मरणों का प्रयोग। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए लेखक ने स्वामी रामतीरथ और जापानी युवक जैसे जीवंत उदाहरणों का सहारा लिया है, जो नीरस उपदेश के बजाय कहानी जैसा प्रभाव पैदा करता है। अब लेखक ने उदाहरण के तौर पर किसका लिया था अपनी बात को पुष्ट करने के लिए? स्वामी रामतीरथ और जापानी युवक के जैसे जीवंत उदाहरण का सहारा लिया था, है ना। अब ये क्या करता है, ये कहानी की बजाय जैसा प्रभाव पैदा करते हैं, उपदेश की बजाय जो है कहानी जैसा प्रभाव पैदा कर रहे हैं। लेखक ने ऐसे उदाहरणों एवं संस्मरणों का इसमें प्रयोग किया। अब अगला क्या है, सरल एवं मर्मस्पर्शी भाषा। अब जटिल दार्शनिक विचारों जैसे व्यक्ति और राष्ट्र का संबंध को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया गया है। अब इसमें मैं और मेरा देश यानी कि खुद को और अपने राष्ट्र को दोनों का ही संबंध बताया गया है, यानी व्यक्ति का और राष्ट्र का संबंध। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सरल एवं मर्मस्पर्शी भाषा का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति से और उसके राष्ट्र से संबंध बनाया गया है इसमें। अगला है प्रेरणात्मक उद्देश्य। अब यह निबंध केवल सूचनात्मकता ना होकर पाठकों में उत्तरदायित्व और आत्मसम्मान की भावना जगाने वाले हैं। अब इसमें प्रेरणात्मक उद्देश्य दिया गया है कि ये जो निबंध है केवल क्या है, सूचनात्मक ना होकर बल्कि पाठकों में यानी पढ़ने वालों में उत्तरदायित्व और क्या करता है, आत्मसम्मान की भावना को क्या करते हैं, जगाते हैं। अगला है आपका तार्किक संरचना। लेखक ने शक्ति बोध एवं सौंदर्य बोध जैसे तर्क संगत बिंदुओं के माध्यम से नागरिक कर्तव्य की व्याख्या की है। अब लेखक ने यहाँ पे शक्ति बोध और सौंदर्य बोध जैसे राष्ट्र की सुंदरता को उजागर किया था। इसी तरह क्या है, ये तर्क संगत बिंदुओं के माध्यम से क्या करता है, वो जो नागरिक होते हैं उनके कर्तव्य यानी कि जो उनके काम हैं, उनके कर्तव्य हैं, उसकी व्याख्या करता है। अब क्या है कि संक्षेप में इस शैली पाठक को केवल एक श्रोता नहीं बल्कि विमर्श का एक सहारा बना देती है। अब ये क्या है, ये जो शैली है ये पाठक को क्या करती है, केवल एक श्रोता यानी कि एक सुनने वाला ही नहीं बल्कि एक विमर्श का एक हिस्सा भी बना देती है, यानी कि इसमें जोड़ देती है। इसी तरह अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं, आप इनमें से किन विषयों पर निबंध लिखना चाहेंगे, कारण सहित लिखिए। अब आपको नीचे कुछ विषय यानी कि टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको इसमें से एक पर निबंध लिखना है और ये भी चुनना है कि आपने इसको क्यों चुना। सबसे पहला है आपका मेरा भारत मेरा गौरव, फिर अगला है चांद के साथ गपशप, और फिर जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इन तीनों में से आप किसी भी एक पर निबंध लिख सकते हैं और इसके अगले भी टॉपिक्स दिए गए हैं। 6 टॉपिक्स हैं टोटल ये। अब क्या है, गागर में सागर, 5वां है यथा नाम तथा गुण, और अगला दूध का दूध और पानी का पानी। तो आप इनमें से लिख सकते हैं निबंध किसी भी एक विषय पर। तो अब नीचे दिए गए विषयों में से मैं मेरा भारत मेरा गौरव पर निबंध लिखना चाहूँगा। इसका मुख्य कारण यह है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध में मैं और मेरा देश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक नागरिक का अस्तित्व उसके देश के सम्मान से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। अब हमने क्या है, उत्तर के तौर पर एक टॉपिक ले लिया है, कौन सा, मैं
मेरा देश मेरा भारत मेरा गौरव, ये हमने टॉपिक लिया है। अब इसको चुनने का हमें मुख्य कारण भी बताना है, जो कि क्या है, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है ना, जिन्होंने निबंध लिखा था कि मैं और मेरा देश। अब इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो एक नागरिक होता है उसका अस्तित्व क्या है, उसके देश के सम्मान से जुड़ा होता है ना। नागरिक का जो और उसके देश का है, दोनों का संबंध एकदम गहरा होता है, दोनों का ही एक दूसरे से तालमेल जुड़ा होता है। अब इस विषय पर लिखने के अन्य कारण निम्नलिखित हैं। अब इसको पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला क्या है, राष्ट्रीय जुड़ाव। अब यह विषय हमें अपनी जड़ों, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का अवसर देता है। अगला है नागरिक कर्तव्य। अब इसके माध्यम से मैं समाज को बता सकूंगा कि हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें कैसे देश का सौंदर्य बोध बढ़ा सकती है। अगला है शक्ति बोध का संचार। अब इस निबंध के द्वारा मैं देश की उपलब्धियों का वर्णन कर पाठकों में हीन भावना को दूर करने और सामूहिक आत्मविश्वास जगाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। अब यह विषय न केवल विचारात्मक है, बल्कि यह हमारे भीतर देशभक्ति और उत्तरदायित्व की भावना को भी पुष्ट करता है। अब ये जो विषय हमने चुना है, ये क्या करता है, यह विषय केवल ना तो विचारात्मक है ना, कि विचार से बस उत्पन्न हो रहा है या विचार प्रकट कर रहा है, बल्कि ये क्या करता है, हमारे भीतर यानी हमारे अंदर अपने देशभक्ति की भावना और उत्तरदायित्व की भावना को भी पुष्ट करता है, यानी कि जागृत करता है। इसी तरह आपका अगला है प्रश्न नंबर 20। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? अब रचनाकार के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। फर्स्ट क्या है कि जब कोई चुनाव प्रक्रिया आपके क्षेत्र में शुरू होती है तो किस तरह की गतिविधियां होती हैं। सेकंड है जब भी कोई चुनाव हो ठीक मनुष्य को अपना मत दें। आपके विचार से एक अच्छे उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब थर्ड है चुनाव से जुड़ा अपना कोई अनुभव लिखिए। ब्रैकेट में है कि संकेत विद्यालय में कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव। फोर्थ है आपका यदि आप किसी सभा क्लब आदि के चुनाव में उम्मीदवार हो तो आपके क्या क्या गुण होंगे। अब ये निम्नलिखित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसमें अब उत्तर के साथ हम बताएंगे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध में मैं और मेरा देश के आलोक में आपके प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, चुनाव प्रक्रिया की गतिविधियां। अब जब चुनाव शुरू होते हैं तो क्षेत्र में उत्साह और हलचल बढ़ जाती है। उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क करते हैं, सभाएं आयोजित होती हैं और लाउड स्पीकर व पोस्टरों के माध्यम से प्रचार किया जाता है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर उम्मीदवारों के कार्यों और पदवादों पर चर्चा करते नजर आते हैं। अब चुनाव प्रक्रिया के हमें इसमें गतिविधियां बतानी है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्या क्या गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। अब जब चुनाव शुरू होते हैं तो क्षेत्र में उत्साह होता है ना, एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है भाई, और हलचल बढ़ जाती है जितने भी हमारी सरकार नेता वगैरह होते हैं। अब क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं वो घर घर जाकर जनसंपर्क करते हैं ना कि हमें वोट दीजिएगा, लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आप अगर हमें वोट देंगे हम आपकी सरकार बनेंगे तो आपके क्षेत्र में ये सुविधा कर देंगे, बिजली पानी को वो कर देंगे, या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर देंगे, सड़कें बनवा देंगे, बिजली का बिल वगैरह कुछ कर देंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स वो बोल देते हैं। अब क्या है कि इसके ऊपर सभाएं आयोजित की जाती हैं और क्या होता है, लाउड स्पीकर व पोस्टरों के माध्यम से प्रचार किया जाता है ना। आप देखते हैं कि लाउड स्पीकर में भी बोला जाता है कि भाई इस पार्टी को आप वोट दीजिएगा, इस नेता को आप वोट दीजिएगा, और पोस्टर भी छपवाए जाते हैं, घर घरों में बंटवाए भी जाते हैं, है ना। तो लोग क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर उम्मीदवारों के कार्य और वादों पर चर्चा करते नजर आते हैं, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर। अब जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, उनके कार्य और वादों पर चर्चा करते नजर आते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह क्या है, चुनाव प्रक्रिया की गतिविधियां होती हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक अच्छे उम्मीदवार के क्या गुण होते हैं। तो अच्छे उम्मीदवार के गुण क्या क्या है कि लेखक के अनुसार हमें ठीक मनुष्य को मत देना चाहिए। एक अच्छे उम्मीदवार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब लेखक क्या कहते हैं कि हमें जो है ठीक मनुष्य को ही मत यानी वोट देना चाहिए। एक जो अच्छा उम्मीदवार होता है उसके निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला क्या है कि वह ईमानदार, चरित्रवान और समाज के प्रति सेवाभावी हो। क्या है कि वह
बेईमान ना हो, वो ईमानदार हो, चरित्रवान हो कि उसका चरित्र अच्छा हो, और समाज के प्रति वो सेवाभावी हो कि हाँ भाई वो समाज की सेवा के लिए ही अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहता है। अब दूसरा क्या है कि वह जाति या धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दे। अब वो क्या है कि ये जो जाति धर्म है इन सब में ही ना घिरा रहे, भेदभाव ना माने, बल्कि इनसे ऊपर उठे और सिर्फ अपने राष्ट्र को ही अपना हित माने कि भाई मेरे राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, और उसी को ही वो प्राथमिकता दे। अब अगला क्या है, उसमें समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की तार्किक क्षमता हो। अब क्या है, जो उम्मीदवार होता है उसके अंदर क्या है, वो प्रॉब्लम सोल्वर हो, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो उसको समझने और उसको हल करने में भी उसकी तार्किक क्षमता होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो समस्याओं में घिरा रहेगा या कोई ध्यान नहीं देगा, जितनी भी हमारे क्षेत्र में या शहर में समस्या हो रही होंगी, बल्कि वो सब पर ध्यान देगा अच्छे से और अपनी तार्किक क्षमता को भी ऊपर रखेगा। इसी तरह ये सब गुण होने चाहिए एक अच्छे उम्मीदवार में। अब अगला है आपका विद्यालय चुनाव का अनुभव। अब कक्षा प्रतिनिधि यानी कि क्लास मॉनिटर के चुनाव में मैंने देखा कि कैसे निष्पक्षता जरूरी है। अब मैंने अपने मित्र के बजाय उस सहपाठी को वोट दिया जो अनुशासन बनाए रखने में सबसे कुशल था, क्योंकि मेरा एक सही वोट पूरी कक्षा के वातावरण को प्रभावित कर सकता था। उसी तरह क्या है, हम सभी का भी जो मत है वो अच्छे उम्मीदवार को के लिए होना चाहिए जो कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ऐसे क्या है, विद्यालय चुनाव के लिए जो क्लास मॉनिटर के लिए कक्षा प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव किया जाता है वो ये देखकर नहीं किया जाता कि भाई मेरा दोस्त है तो उसको मैं वोट दे दूं, या ये मेरा दोस्त नहीं है तो मैं इसको ना वोट दूं, बल्कि जो सहपाठी जो मतलब व्यक्ति अच्छा होगा, अनुशासन में रहेगा और एकदम सबसे कुशल कार्य करेगा और कक्षा के लिए भी उचित निर्णय लेगा और अच्छा रहेगा, अच्छा वातावरण बनाए रखेगा, वही क्या है, एक सही वोट लेने का हकदार है, जो कि क्या है, एक सही वोट पूरी कक्षा के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। तो लेखक के अनुसार क्या है कि हमें एक अच्छे उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए जो कि सच में इस चीज का हकदार है। फोर्थ क्या है कि मेरे चुनावी मुद्दे। अब यदि मैं किसी सभा या क्लब का उम्मीदवार बनूं तो मेरे मुख्य मुद्दे क्या होंगे, तो आपको ये बताना है कि मेरे मुख्य मुद्दे होंगे, पहला पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कि मैं जवाबदेही होऊंगा और पारदर्शिता को भी मैं सुनिश्चित करूंगा। अगला क्या है, संसाधनों का समान वितरण, स्वच्छता बनाए रखना, यानी कि संसाधनों का भी मैं समान वितरण रखूंगा और स्वच्छता को भी मैं बनाए रखूंगा। ऐसी अगला क्या है कि सभी सदस्यों की समस्या को सुनने के लिए एक नियमित मंच तैयार करना। अब जो जिस सदस्य को कुछ भी समस्या होगी उसकी समस्या सुनने के लिए क्या किया जाएगा, एक नियमित मंच को तैयार किया जाएगा जहां वो अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और हम उसको हल करने के लिए अपनी बात को रखेंगे या विचार विमर्श करेंगे। इसी तरह आपका 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इस निबंध में किसी भी स्वतंत्र देश में नागरिक के अधिकार और उसके कर्तव्य की बात की गई है। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठ पर भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, उसे पढ़कर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। अब क्या है कि भारतीय संविधान के प्रारंभिक पृष्ठ पर दिए गए मौलिक अधिकार और कर्तव्य किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की नींव होते हैं। मैं और मेरा देश निबंध में सिखाता है कि नागरिक का आचरण ही देश की प्रतिष्ठा का पैमाना होता है। अब जब हम कक्षा में इस पर चर्चा करते हैं तो निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं। फर्स्ट क्या है कि अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, लेकिन ये क्या है, अधिकार तभी सुनिश्चित है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी ये जो हमारे सारे संविधान से जो हमें दिए गए अधिकार ये सुनिश्चित रहेंगे, यानी कि सुरक्षित रहेंगे हमारे लिए। अब अगला क्या है कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा। अब निबंध में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की जो बात की गई है वह हमारे मौलिक कर्तव्यों का ही एक हिस्सा है, क्योंकि क्या है कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना। ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य का एक हिस्सा है। इसी तरह अगला क्या है, विविधता में एकता। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और देश की संस्कृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, जो देश के सौंदर्य बोध को भी बढ़ाता है। इसलिए क्या है, विविधता में एकता होना।
अब निष्कर्ष है, अधिकार हमें शक्ति देते हैं, जो कर्तव्य हमें जिम्मेदारी बनाते हैं। अधिकार क्या है? हमें शक्ति देते हैं ना, हमारे 6 मौलिक अधिकार, और जो हमारे कर्तव्य होते हैं क्या करते हैं, वो हमें जिम्मेदार बनाते हैं अपने राष्ट्र के प्रति। अब जब हम ठीक व्यक्ति को वोट देते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखते हैं, तो हम वास्तव में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हमारा पुस्तकालय। अब आपने अपने विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में जाते हैं, हो सकता है आपको कभी कोई पुस्तक फटी हुई मिली हो, या उसमें से कुछ पृष्ठ गायब यानी पेज गायब हो, अथवा उसमें पेन से निशान लगे हों। अब पॉइंट है कि ऐसे होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट है ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। अगला है आप पुस्तकालय में किन नियमों का पालन करते हैं और नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। अब इसका क्या है कि आंसर है आपके, पुस्तकालय में पुस्तकों की दुर्दर्श नागरिक बोध की कमी को दर्शाती है। अब ये क्या है कि जो पुस्तकालय में पुस्तकों की जो दुर्दशा हो रही होती है कि वो फटी हुई है, पेज निकले हुए हैं या आधी अधूरी है, ये दुर्दशा क्या करती है, नागरिकों के बोध की कमी को दर्शाती है ना। कहीं ना कहीं भाई इनके फटने के कारण या इनका पेपर्स निकलने के कारण नागरिक ही होते हैं, उनकी कमी हो सकती है। अब पॉइंट क्या है, फटी पुस्तकों के कारण। अब इसका मुख्य कारण कुछ पाठकों की गैर जिम्मेदार आदतें और सौंदर्य बोध का अभाव है। लोग अक्सर जानकारी चुराने के लिए पृष्ठ फाड़ देते हैं, पढ़ते समय लापरवाही से उन्हें गंदा कर देते हैं। अब आप भी देखते हो ना कि अब जो नागरिक है वो क्या करते हैं, उनकी गैर जिम्मेदार तरीके से पुस्तकों को पढ़ते हैं और अपनी गंदी आदतों से क्या है, उसकी सौंदर्य बोध का अभाव कर देते हैं, यानी कि उसकी सुंदरता को वो नज़रअंदाज करके कुछ चीज़ें चुराने के लिए वो फाड़ देते हैं, है ना। अब बात की जाए तो जैसे कि एग्ज़ाम्स आते हैं तो कुछ बच्चे चिट्स बना लेते हैं तो बुक से ही फाड़ लेते हैं, है ना। और कुछ बच्चे क्या है कि अगर बुक फोल्ड कर रहे हैं यानी कि किताब को बंद कर रहे हैं तो उसके पेपर उल्टे सीधे हो रहे हैं, गंदे गंदे हाथ लगा रहे हैं, इससे भी क्या है, लापरवाही से उन्हें वो पढ़ते समय गंदा कर देते हैं या फाड़ देते हैं। इसी तरह अगला है रोकथाम के उपाय। अब पुस्तकों की सुरक्षा के लिए पुस्तकालय में सख्त निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड यानी कि सीसीटीवी का उपयोग होना चाहिए। साथ ही छात्रों में यह जागरूकता लानी चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान देश का नुकसान है। अब पुस्तकालयों की सुरक्षा के लिए पुस्तकालय में निगरानी के लिए क्या कर देना चाहिए, सीसीटीवी लगवा देना चाहिए, है ना। और छात्रों को क्या है, ये जागरूकता लानी चाहिए उनके भीतर कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान यानी देश का नुकसान है। अगर हम सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेंगे तो अपने देश का ही नुकसान करेंगे। अब अगला क्या है, पुस्तकालय के नियम। अब मैं शांत रहने, पुस्तकालय पर निशान न लगाने और उन्हें समय पर लौटाने के नियमों का पालन करता हूँ। अब इन नियमों का पालन अनिवार्य है क्योंकि मैं और मेरा देश के अनुसार हमारा निजी व्यवहार ही वैश्विक स्तर पर हमारे राष्ट्र की छवि को बनाता है। यदि हम क्या है, शिष्ट नागरिक बनेंगे तभी हमारे संस्थान और देश उन्नत कहलाएंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह क्या है आपका प्रश्न नंबर 23, ब्रेल लिपि के में पुस्तकें। अब आपके विद्यालय में रोचक पुस्तकों का भंडार है, परंतु आपके दृष्टिबाधित सहपाठी स्वयं पढ़कर इनका आनंद नहीं उठा पाते हैं। अब प्रधानाध्यापक को ब्रेल लिपि में पुस्तकें मंगवाने के संदर्भ में पत्र लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय और आपके विद्यालय का यहाँ पर नाम आएगा। यदि आपकी प्रधानाचार्य श्रीमती हैं तो वो आप लिख देना, अगर श्रीमान है तो वो आप लिख देना। अब आपका जो विद्यालय जहाँ पर है उस शहर का आप नाम लिखेंगे और विषय लिखेंगे कि आपने ये पत्र क्यों लिखा है। तो विषय हमारा क्या था, पुस्तकालय हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तकें मंगवाने के संदर्भ में पत्र। अब यहाँ से हम अपना पत्र शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी बात कहेंगे इस पत्र में। सबसे पहले हम लिखेंगे साप्रेम नमस्ते। मैं आपका ध्यान विद्यालय के उन दृष्टिबाधित सहपाठियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो आंखों से ना देख पाने के कारण पुस्तकालय के रोचक पुस्तकों का आनंद नहीं ले पाते हैं। मैं और मेरा देश निबंध हमें सिखाता है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जहाँ प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुस्तकालय में ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें और ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराने की कृपा करें। इससे हमारे ये साथी भी ज्ञान के प्रकाश से जुड़ सकेंगे और स्वयं को हीन महसूस नहीं करेंगे। यह कदम हमारे विद्यालय के सौंदर्यबोध और संवेदनशीलता को भी बढ़ाएगा। अब आप लिखेंगे कि आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण अनुरोध पर शीघ्र विचार करेंगे। अंत में लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे आपकी, फिर आप दिनांक लिखेंगे जिसमें तारीख, महीना और साल होगा कि आप जिस दिन ये पत्र लिख रहे हैं वहाँ की आप तारीख यहाँ पे लिखेंगे। अब इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 23 हो गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 24 क्या है। अब इसमें कृतज्ञता ज्ञापन। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीप जलाए। अब देश के विकास में सभी का सहयोग होता है, जो सीमा पर तैनात हैं, जो देश के भीतर हैं, जैसे अध्यापक, किसान, श्रमिक, कलाकार, वैज्ञानिक, अभियंता आदि। इन सभी के अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापन तैयार करके लिखनी है आपको। अब इसी तरह आपका इस प्रश्न का उत्तर है कृतज्ञता ज्ञापन का। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीप जलाए। अब यह पंक्ति में उन सभी देशभक्तों और कर्मचारियों की याद दिलाती है जिनके त्याग, परिश्रम और समर्पण से हमारा राष्ट्र आज सशक्त और प्रगतिशील बना है। हम अपने देश के उन वीर सैनिकों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं जो सीमा पर दिन रात तैनात रहकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब उनके साहस और बलिदान के कारण ही हम क्या हैं, अपने घरों में सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। अब इसी प्रकार देश के भीतर कार्य करने वाले जैसे कि हमारे अध्यापक यानी टीचर, किसान, श्रमिक, कलाकार, वैज्ञानिक और अभियंता भी राष्ट्र निर्माण में क्या है, समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अध्यापक ज्ञान का प्रकाश फैलाकर भविष्य का निर्माण करते हैं। किसान क्या है, अपनी मेहनत से अन्न उपजाकर देश की जीवन रेखा को बनाए रखते हैं। अब श्रमिक क्या है, अपने श्रम से विकास की नींव को रखते हैं। और कलाकार क्या है, हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखते हैं। वैज्ञानिक और अभियंता अपने नवाचार और तकनीकी कौशल से देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। अब इन सभी का योगदान भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, परंतु इनका उद्देश्य एक ही है, राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि। अब वास्तव में राष्ट्र की शक्ति इन सभी को सामूहिक प्रयासों से निहित है ना। ये सब अपने सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, तभी हमारी क्या है, जो हमारी राष्ट्र की शक्ति है, इन्हीं के ही प्रयासों से क्या है, निहित है। अब अतः हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें तथा अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके देश के विकास में क्या करें, अपना योगदान दें। अंत में आप लिख देंगे जय हिंद। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर भी आपका पूरा है। अब अगला है आपका प्रश्न नंबर 25 जो कि हमारा विज्ञापन। अब ठीक मनुष्य को अपना मत दें। उपयुक्त पंक्ति में चुनाव में योग्य उम्मीदवार को चुनने का संदेश दिया गया है। आप भी चुनाव में योग्य उम्मीदवार को चुनने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आप यहाँ फोटो देख रहे हैं जो कि आपकी बुक के प्रश्न की है कि वोट सैलरी ब्लाइंड। अब महिला पुरुष हो या दिव्यांग है ना, 100% करेंगे मतदान, कोई मतदाता ना छूटे। अब इसमें कुछ तारीख दे दी गई है कि 25 मई को 100% मतदान, मेरा मतदान लोकतंत्र की ज्ञान। अब इसमें नीचे क्या दिया गया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाहन, ऐसे करके एक एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है। ऐसे ही आइए आप भी इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। अब इसका आंसर हम ले लेते हैं कि आकर्षक विज्ञापन। अब हमने क्या है, इसकी एक फोटो ले ली, विज्ञापन बना लिया। अब हम इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि इस बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे आकर्षक विज्ञापन। ठोस समझ को अपना मत दें। अब जागरूक मतदाता, सशक्त राष्ट्र। क्या आप चाहते हैं एक मजबूत, ईमानदार और विकसित भारत? तो इस बार वोट देने से पहले सोचिए, समझिए और सही उम्मीदवार को चुनिए। अब उम्मीदवार का चरित्र देखें, उसके कार्य और उपलब्धि जाने, लालच।
जाति या भावनाओं में आकर निर्णय ना लें। याद रखें, आपका एक वोट देश का भविष्य बदल सकता है। ठोस समझ को अपना मत दें। सही व्यक्ति को चुने, देश को आगे बढ़ाएं। मतदाता दिवस, अवश्य मतदान करें। कोई मतदाता ना छूटे, आपका वोट आपकी ताकत। इस तरह क्या है, हमने इंटरेस्टिंग सा एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन बना दिया है मतदाता के चुनाव के ऊपर। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, स्वच्छता और आचरण। अब क्या आप कभी केला खाकर छिलकर रास्ते में फेंकते हैं? निबंध के इस अंश को पुनः पढ़िए। इस प्रकार के कोई और कौन कौन से आचरण हो सकते हैं जिनसे देश के सौंदर्य को आघात लगता है? इस विषय पर अपने अभिभावकों, सहपाठी और शिक्षकों के साथ चर्चा करके लिखें। अब आंसर है कि इस अंश में लेखक ने बताया है कि हमारे छोटे छोटे गलत आचरण भी देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे कई और व्यवहार हैं जिनसे देश की छवि खराब होती है। चर्चा के लिए आप निम्नलिखित उदाहरण ले सकते हैं। अब ये छोटी छोटी जो हमारे आचरण है, छोटी छोटी हमारी जो गलत चीज़ें हैं, ये क्या है, देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाती है ना, देश के सौंदर्यता को। और ये क्या है, ये ऐसे कोई व्यवहार हैं जिनसे देश की छवि भी खराब होती है। ये हमारी व्यवहार है ना, हमारी गलत आदतें हैं जो हमारे देश की छवि को भी खराब करता है और हमारे देश की सुंदरता को भी खराब करता है। ठीक है, अब इसको निम्नलिखित उदाहरणों से समझते हैं हम। अब ऐसे आचरण जो देश के सौंदर्य को आघात पहुंचाते हैं। फर्स्ट क्या है, ऐतिहासिक इमारतों, दीवारों, सार्वजनिक स्थानों पर अपना नाम लिखना या गंदगी फैलाना। अब आप देखते हैं कि जो ऐतिहासिक इमारतें हमारी, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, ये सब, कुतुब मीनार वगैरह, ये सब ऐतिहासिक इमारतें और दीवारें। अब इस पे क्या है, सार्वजनिक स्थान है ना, सभी लोग आते हैं हर जगह से। अब इस पर क्या है कि कुछ लोग अपने नाम लिख देते हैं, कुछ लोग गंदगी फैला देते हैं। तो ये क्या है, हमारे देश की सुंदरता को आघात पहुंचाते हैं ना, नुकसान पहुंचाते हैं और ख़राब कर देते हैं। अब अगला क्या है, सड़क, पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर कूड़ा फेंक देते हैं लोग। ये भी क्या है, हमारे देश के सौंदर्य को आघात पहुंचाते हैं क्योंकि ये सब सार्वजनिक स्थान है। अब अगला क्या है, कहीं भी थूकना या पान गुटखा की पीक करना। अब लोग हैं वो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो कहीं भी वो थूक देते हैं। अब सार्वजनिक शौचालय का सही उपयोग ना करना। इससे क्या है कि महिला व पुरुष दोनों के ही सार्वजनिक शौचालय एकदम गंदे रहते हैं, जो कि देश की सौंदर्य शक्ति को आघात पहुंचाते हैं, खराब करते हैं। अगला क्या है, यातायात नियमों का पालन ना करना और सड़क पर अव्यवस्था फैलाना। ये भी बहुत गलत है। अब तेज आवाज में शोर करना, लाउडस्पीकर का अनुचित उपयोग करना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या हरियाली नष्ट करना, ये भी हमारे देश के सौंदर्य को घात करते हैं। अब पानी और बिजली जैसे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी करना, ये भी बहुत गलत है। कतार यानी कि लाइन का पालन ना करना और धक्का मुक्की करना। अब अगला क्या है, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि बेंच, बस, ट्रेन आदि को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना, ये भी बहुत ही गलत है, जो देश के सौंदर्य को आघात पहुंचाते हैं। अब चर्चा से निष्कर्ष है इसका, इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्वच्छता और अच्छा आचरण केवल व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। अब क्या है कि यदि हर नागरिक अपने व्यवहार में सुधार करे तो देश की सुंदरता और संस्कृति दोनों ही क्या है, सुरक्षित रह सकती हैं। तो क्या करना है, सभी नागरिकों को अपने व्यवहार में सुधार करना है ना, और अपने कार्यों में। तो इससे क्या है, ये देश की सुंदरता और संस्कृति को भी सुरक्षित रख सकता है और बनाए रख सकता है। इसी तरह आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, संदर्भ में शब्द। अब नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है, एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई। अगला है, क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई। अब क्या है कि दीवार में दरार पैदा हुई चटक, तरेड़, फांक, टूटन के लिए। अब दरार शब्द का प्रयोग करते हैं भूकंप आने पर अथवा किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ पर कार्य होने पर भवनों की छतों और दीवार में दरार पड़ जाती है। इस शब्द का जो प्रयोग है ऐसे भी किया जाता है। अब क्या है इसके पॉइंट, मैं बहुत अच्छे मित्र थे, ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उनके संबंधों में दरार पड़ गई। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं ना इन वाक्यों में भी। अब अगला क्या है कि भेदभाव की भावना सामाजिक एकता में दरार डालती है। अब इसी प्रकार क्या है, गाढ़ शब्द के प्रयोग पर ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट क्या है कि पर उन दो घटनाओं में
वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है। अगला है माला गूंथते समय धागे के एक सिरे पर गांठ बांध दीजिए। अब इसी प्रकार क्या है, पानी शब्द का प्रयोग देखिए। फर्स्ट क्या है, बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। अब अगला क्या है, जब उस लड़के की पुस्तक से पन्ने फाड़ने की बात सामने आई तो वह पानी पानी हो गया। अब इसके बाद है, इतनी अधिक वर्षा हुई कि चारों ओर पानी पानी हो गया। ऐसे भी ये वाक्य बना सकते हैं ना इन शब्दों से। अगला क्या है, जब इनके कामों के बारे में और क्या कहा जाए, इनका तो पानी ही उतर चुका है। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में ऐसे अन्य शब्द छाट कर लिखिए जो संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे वर्ड छाट कर लिखने थे ना जो भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। अब उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उद्देश्य यह समझना है कि एक ही शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अर्थ देता है। पाठ के आधार पर कुछ और ऐसे शब्द उदाहरण सहित नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है, सिर। अब सिर शब्द से भी अलग अलग अर्थ निकल के आ सकते हैं, अलग अलग संदर्भ में हो सकता है ना, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, उसके सिर में दर्द है, यानी कि शरीर का अंग की बात की जा रही है कि उसके सिर में दर्द है। अब सेकंड क्या है, वह इस काम का सिर है, यानी कि मुख्य व्यक्ति या नेता। अब अगला क्या है, हाथ। हाथ से क्या बनेगा कि उसके हाथ में किताब है, ये भी एक अंग हो गया। अब अगला है, मेरे हाथ बहुत काम हैं। अब वो क्या कहता है कि भाई इसमें काम या जिम्मेदारी प्रकट होती है कि मेरे हाथ बहुत काम हैं। अब अगला क्या है, उसने मेरी मदद का हाथ बढ़ाया, यानी कि सहायता के लिए है ये। अब अगला शब्द क्या है, आँख। अब आँख से देखते हैं, उसकी आँखें बहुत सुंदर हैं, ये भी एक अंग हो गया शरीर का। अगला क्या है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, यानी कि धोखा दे दिया। अब अगला है मुंह। मुंह से देखते हैं क्या क्या वाक्य बन सकते हैं, क्या क्या संदर्भ में इसका अलग अलग प्रयोग हो सकता है। अब बच्चे का मुंह धो दो, यानी कि इसके शरीर का अंग हो गया ये भी तरीके से। अगला है, उसने मेरा मुंह काला कर दिया, यानी कि अपमानित करना, इंसल्ट करना, यानी कि बेइज्जती करना। अब अगला है दिल। अब उसका दिल बहुत कमज़ोर है, ये भी एक अंग हो गया। अब उसका दिल बहुत बड़ा है, यानी कि दयालु स्वभाव हो गया ये। अब अगला शब्द है रंग। अब इस कपड़े का रंग लाल है, अब ये रंग पे बात की जा रही है। अब होली में सब रंग में रंग गए, उत्साह माहौल की बात की जा रही है। ऐसे ही अगला क्या है, पैर। अब उसके पैर में चोट लगी है, ये अंग भी हो गए शरीर का एक। अब इस काम के पैर नहीं हैं, इसमें आधार या सहायता नहीं दी जा रही है, तो उसकी बात हो गई है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शब्द का अर्थ उसके प्रयोग यानी कि संदर्भ पर निर्भर करता है। यही भाषा की विशेषता है जो उसे अधिक प्रभावशाली और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाती है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 28, मिलते जुलते भाव वाले शब्द युग्म। अब इसमें क्या है कि पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था, पाकर यानी कि बड़ा हुआ था। अब अगला क्या है, इस तरह एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। अब पहले वाक्य में जो है ममता दुलार और दूसरे वाक्य में भरा पूरा शब्द मिलता जुलता भाव दे रहे हैं। अब ये शब्द युग्म हैं। शब्द युग्म प्रायः दो शब्दों के समूह होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो शब्द युग्म होते हैं। अब ये कोई प्रकार से बनते हैं, ये कई प्रकार से बन सकते हैं और बनाए जाते भी हैं। अब कभी अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, कभी उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु अर्थ में अंतर होता है थोड़ा इनका। कभी विपरीत भाव भी देते हैं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से क्या है, भाषा में सजीवता भी आती है। अब आप इस निबंध में से मिलते जुलते शब्द अर्थ वाले और पुनरुक्त यानी कि एक ही शब्द को फिर से कहना वाला शब्द युग्म छाट कर लिखिए। अब उत्तर है, निबंध मैं और मेरा देश में कई ऐसे शब्द युग्म यानी कि मिलते जुलते अर्थ वाले या तथा पुनरुक्त यानी कि दोबारा रिपीट होने वाले प्रयोग हुए हैं शब्द। अब जो भाषा को क्या है प्रभावशाली बनाते हैं उसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब ये क्या है आपका का है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। फर्स्ट क्या है, ममता यानी कि सहारा।
दूसरा आनंद, ज्ञान यानी आनंद। तीसरा लाभ यानी सम्मान। अब अगला है हीनता यानी कि अपमान। उसके बाद है शक्ति यानी कि सम्मान। फिर संस्कृति यानी कि सौंदर्य। अब पुनरुक्ति यानी कि एक ही शब्द की पुनरुक्ति यानी कि शब्द युग में बार बार आना। एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो पुनरुक्ति है। फर्स्ट क्या है, घर घर। अब दूसरा जगह जगह। तीसरा छोटी छोटी। अगला बड़े बड़े। उसके बाद है इधर इधर। फिर है जहाँ जहाँ। पहला क्या था कि एक ही अर्थ या अलग अलग अर्थ भी प्रकट करते हैं ऐसे शब्द। फिर दूसरे में क्या है आपका खा में कि ऐसे शब्द जो पुनरुक्त हो रहे हैं यानी कि दोबारा से सेम रिपीट हो रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या है, ऐसे शब्द युग्मों के प्रयोग से भाषा का अधिक सजीव यानी कि प्रभावपूर्ण और आकर्षण बन जाती है ना। ऐसे शब्द युग्मों के प्रयोग से बनती है ना भाषा एकदम आकर्षक और सजीव प्रभावपूर्ण। इसी तरह आप अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है प्रश्न नंबर 29। शब्दों की कड़ियाँ यानी कि श्रृंखला। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही। उपयुक्त वाक्य के रेखांकित शब्द अपूर्णता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग चिन्हित किया गया है। इस प्रयोग को समझकर नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय शब्द पहचान कर लिखिए। अब कुछ उदाहरण दिए इसमें। अलौकिक, निरीक्षरता, सम्मानित, अनावश्यक, अपमानित, अभिमानी। फर्स्ट हम ले लेते हैं अपूर्णता। अब इसमें उपसर्ग क्या है, अ, और मूल शब्द पूर्ण, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता। यानी कि जो पहला है इसका सबसे आगे का वो उपसर्ग हो जाएगा हमारा, मूल शब्द जो बीच की हो गई हमारी, और प्रत्यय सबसे आखिरी का। अब क्या है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखूं पाठ से भी उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग में विषय की जानकारी दी गई है। अब इसमें क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को इस प्रकार पहचाना जा सकता है। अलौकिक में क्या है, अ उपसर्ग है, लौकिक मूल शब्द है और प्रत्यय इसमें नहीं दिया गया है, छुपा दिया गया है, हाइड कर दिया गया है। इसी तरह क्या है, निरक्षरता में निर उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, अक्षर है, और प्रत्यय क्या है, ता है। अब जो अलौकिक है इसमें जो उपसर्ग था आपका आता और मूल शब्द लौकिक हो गया, तो प्रत्यय इसलिए हमारा बच्चा नहीं था। अब इसी तरह अगला है आपका सम्मानित में सम उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत क्या है, प्रत्यय हो गया। अब अनावश्यक में अन उपसर्ग, आवश्यक मूल शब्द हो गया जो प्रत्यय हमारा नहीं आया। इसी तरह अपमानित में क्या है, अप उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत क्या है, प्रत्यय हो गया। अब अभी में है जो है उपसर्ग, मान में मूल शब्द और ई में प्रत्यय हो जाएगा। अब नोट क्या है कि जिन शब्दों में प्रत्यय नहीं है वहाँ क्या है, ऐसा खाली निशान दर्शा दिया गया है। अब उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द क्या है, बनाता है। यह आपके इसका आंसर हो गया 29 का। अब अगला क्या है आपका प्रश्न नंबर 30, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है। अब देश मात्र एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र नहीं है। इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन कीजिए और परिचर्चा में उभर कर आए बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब रिपोर्ट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण या चार्टर के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अब क्या है कि नीचे इस विषय पर एक परिचर्चा रिपोर्ट के साथ ही पीपीटी यानी कि चार्ट के लिए सामग्री दी जा रही है, जिसे आप सीधे कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब परिचर्चा रिपोर्ट, इसका विषय क्या हो जाएगा, देश मात्र एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र नहीं है। अब परिचय क्या हो जाएगा, इस विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों ने भाग लिया। अब चर्चा का उद्देश्य देश की वास्तविक अवधारणा को समझना था। अब परिचर्चा में उभर कर आए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पहला क्या है, देश केवल भूमि नहीं है। अब देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि ये लोगों, उनकी भावनाओं और उनकी पहचान का समुच्चय है। ये केवल एक भूमि नहीं है ना। इसी तरह क्या है, संस्कृति और परंपरा का महत्व। अब भाषा, वेशभूषा, त्योहार, कला और परंपरा मिलकर देश की आत्मा बनाती है ना। इसी तरह की संस्कृति और परंपराओं का भी महत्व है। अगला क्या है, इतिहास और विरासत। अब देश का गौरव उसके इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और महान व्यक्तियों के योगदान से जुड़ा होता है। उसके बाद क्या है, नागरिकों की भूमिका। अब हर नागरिक अपने व्यवहार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों से देश की छवि को ही बनाता है।
और अगला क्या है, भावनात्मक जुड़ाव। अब क्या है कि देश के प्रति प्रेम, सम्मान और अपनापन उसे केवल क्या है, भूमि से बढ़कर एक माँ का स्वरूप देता है। अब 6 हमारा स्वच्छता और अनुशासन। अब सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, नियमों का पालन और अच्छे आचरण से देश का सौंदर्य भी क्या है, बढ़ता है। निष्कर्ष पे आ जाते हैं अब हम। परिचर्चा से यह भी निष्कर्ष निकला है कि देश का एक जीवंत इकाई है जो अपने नागरिकों के विचारों, संस्कारों और कर्मों से बनती है। अब इसलिए क्या है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने देश के आचरण से देश का सम्मान बढ़ाए। इसी तरह क्या है, मैं और मेरे देश के प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही हुए हैं। अब आपका ये जो है गद्य खंड आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 1 से लेके 7 तक पार्ट थे आपके गंगा किताब में। अब क्या है, आते हैं पार्ट 8 से, जो कि आपका काव्य खंड स्टार्ट हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो डाली थी जिसमें रैदास के पद को उनकी व्याख्या की गई थी, एक एक पंक्ति को अच्छे से समझाया गया था। देन अब मैं उसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पाद्य खंड यानी कि काव्य खंड शुरू हो जाएगा। तो पद वगैरह हम व्याख्या करेंगे इनकी, और उसके प्रश्न उत्तर भी फिर अलग अलग वीडियोज़ में लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। तो गद्य खंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लाएंगे काव्य खंड। तो अब काव्य खंड को शुरू करने की बारी होगी हमारी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।